सान्वी एक बहुत बड़े घर की बेटी है। उसकी शादी हाल ही में आदर्श से हुई है। आदर्श का परिवार एक सफल परिवार होने के बावजूद भी वो सादी जिंदगी जीता है, लेकिन सान्वी को ऐसा ही लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर उसी का परिवार है। सान्वी के अंदर बहुत घमंड है, इसलिए वो हमेशा अपने ससुराल वालों को छोटा समझती है। एक दिन सान्वी की जेठानी पंखुड़ी ने उससे कहा, सान्वी, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो नाश्ता करने। भाभी प्लीज, आप मेरा नाश्ता कमरे में भिजवा दो, मैं किसी के साथ खाना नहीं खा सकती। अरे लेकिन सान्वी, हम सब तो साथ मिलकर ही खाना खाते हैं और इससे प्यार बढ़ता है। भाभी, ये सब गवार लोगों की चोंचले हैं। मैं अपने मायके में भी अपने कमरे में ही खाना खाती हूँ, मुझे प्राइवेसी पसंद है। हम सब साथ मिलकर खाना खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गवार हैं। खैर छोड़ो, मैं भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता। पंखुड़ी वहां से चली जाती है और सारी बात अपनी सास मालती को बताती है। मालती पंखुड़ी से कहती है, छोड़ो बहू, नई नई शादी हुई है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। नई नई जगह एडजस्ट होने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। मैं उसके लिए प्लेट लगा देती हूँ, तुम जाकर दे आओ। इसी तरह एक दिन घर के सभी लोग एक साथ बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे थे और साथ में शोर भी मचा रहे थे। तभी वहां से सान्वी गुजरी तो आदर्श ने उसे देखते ही कहा, अरे सान्वी, तुम कहाँ इधर उधर घूम रही हो? आओ ना, हमारे साथ मैच देखो ना। इंडियन टीम का प्रदर्शन कितना अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। आदर्श, क्या गवारों वाली बातें करते हो? तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो। घर को कितना गंदा कर रखा है, हर जगह चिप्स के पैकेट, पॉपकॉर्न गिरा रखे हैं। ये घर कम मछली बाजार ज्यादा लग रहा है। इतने पढ़े लिखे होकर भी गरीबों की तरह हरकतें करते हो। ये क्या बोल रही हो सान्वी? इस घर में सभी तुमसे बड़े हैं, तुम सभी को गवार बोले जा रही हो। तो गलत क्या बोल दिया? देखो आदर्श, मुझे इतने शोर में रहने की आदत नहीं है। तुम अपने घर वालों से बोलो कि अपने अपने कमरे में आराम से मैच देखें। इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? सान्वी आदर्श और घर के सभी लोगों की इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। आदर्श को बहुत गुस्सा आता है। तभी पंखुड़ी आदर्श से कहती है, आदर्श, तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है ना, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो सभी घर वालों के लिए आई तब से ऐसे ही बोले जा रही है। पहले तो माँ और मुझे लगा कि शायद यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन इसका व्यवहार तो दिन पे दिन और बुरा होता जा रहा है। पता नहीं इतनी घमंडी और नकचड़ी क्यों है। भाभी, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे माँ जी ने बताने के लिए मना किया था। माँ अपने भाभी को क्यों मना किया? अभी सान्वी की बच्ची को ठीक करता हूँ। आदर्श, खबरदार अगर तूने बहू को कुछ कहा तो। रिश्ते लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि प्यार से बनते हैं। आज के बाद घर में कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। उसे जैसे इस घर में रहना है वो वैसे ही रहेगी। उस दिन के बाद घर में कोई भी सान्वी से कुछ नहीं बोलता। उसके जो मन में आता वो वही करती। वो घर का कोई काम भी नहीं करती। एक दिन वो सोचती है, घर का कोई भी सदस्य मुझसे कुछ नहीं कहता। मेरे मन में जो आता है मैं वही करती हूँ। मेरे कपड़े मुझे टाइम से धुले हुए मिल जाते हैं। घर की साफ सफाई मुझे नहीं करनी पड़ती और खाना माँ और भाभी मुझे देकर चली जाती हैं। और तो और खाली प्लेट भी खुद ही लेने आती है। इस घर के लोग थोड़ी अजीब लगते हैं। सान्वी ये सब सोच रही थी कि तभी वहां पर आदर्श आ जाता है और बिना कुछ बोले बेड पर आकर लेट जाता है। सान्वी जब उसे ऐसे देखती है तो कहती है, अरे आदर्श, आप कब आए? मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। कुछ बोला भी नहीं, आते ही लेट गए। क्या बोलूं मैं तुम्हें तो हम सब गवार और भिखारी लगते हैं ना, तो मुझे लगा शायद तुम मुझे जैसे गवार से बोलना पसंद करोगे भी या नहीं। अच्छा, तो तुम्हारी माँ और भाभी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया। और क्या क्या कहा है उन दोनों ने? मेरी माँ तुम्हारी तरह नहीं है। उन्होंने तो मुझे मना किया था कि मैं तुमसे कुछ ना बोलूं, और आज के बाद मेरी माँ या भाभी के बारे में तुम भी कुछ मत बोलना। तुम अपनी माँ और भाभी का नाम सुनते ही इतने आग बबूला क्यों हो गए? ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। वो तुम्हारे बारे में या तुमसे कुछ नहीं बोलते ना, तो बेहतर होगा तुम भी उनके बारे में कुछ मत बोलो। और तुम्हारे पास उनके खिलाफ बोलने के लिए है ही क्या? तुम्हारा हर काम तो वही करती हैं और कभी तुमसे कुछ कहती भी नहीं। जब से तुम शादी होकर इस घर में आई हो, तुमने घर के किसी भी काम में हाथ बटाया है? अरे सबको छोड़ो, तुमने मेरा और अपना भी कोई काम नहीं किया आज तक। ये बोलकर आदर्श सो गया, लेकिन सान्वी को पहली बार ऐसा लगा कि उसे किसी ने आईना दिखा दिया।
आदर्श की बातों ने उसे अपने बर्ताव पर सोचने को मजबूर कर दिया। एक दिन सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे और सानवी सबसे अलग बैठकर अपने फोन में लगी हुई थी। तभी वहां उसके पिता महेश आ गए। महेश मालती के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, नमस्ते समधन जी, कैसे हो आप? सानवी ने पहली बार किसी के सामने अपने पिता को इतना झुकते हुए देखा था। उसे ये देखकर हैरानी हुई और वो सोच में पड़ गई। मेरे पापा के आगे पीछे लोगों की भीड़ लगी रहती है और वो यहाँ मेरी सास के सामने इतनी विनम्रता से झुककर नमस्ते कर रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। सानवी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास ने उसे आवाज देते हुए कहा, सानवी बहू, तुम्हारे पिताजी आए हैं, मिल लो। मैं तब तक चाय नाश्ता बना लेती हूँ। सानवी अपने पिता से मिलने आती है और कमरे के बाहर खड़ी रहती है। वो अपने पिता की बातें सुन रही थी। उसके पिता उसके पति और सास से कहते हैं, समधन जी, इस बार मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए मुझे आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए। आदर्श ने जैसे ही ये बात सुनी वैसे ही उसने अलमारी में से 10 लाख रुपए निकालकर अपने ससुर के हाथ में रख दिए। ये लीजिए पापा जी, पूरे 10 लाख रुपए हैं। इन पैसों से आप दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बेटा, तुमने बिना पूरी बात सुने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। लेकिन बेटा, ये बहुत ज्यादा है, मुझे इतने रुपए नहीं चाहिए। भाई साहब, रख लो, बिजनेस के काम तो ऐसे ही होते हैं, क्या पता आगे जरूरत पड़ जाए। और इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, हम सब आपके अपने ही तो है, किसी बात की चिंता मत करना। आदर्श आपके बिजनेस को चलाने में भी आपकी मदद करेगा। बहन जी, अपनी बेटी के लिए ऐसा परिवार पाकर मैं तो धन्य हो गया। आदर्श, तुम दामाद नहीं बेटे हो। पापा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और अब से आप मुझे बेटा ही समझेंगे। देखिए, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप बिना झिझक हमें बता सकते हैं। हाँ, आप दोनों की बातों के चक्कर में चाय ठंडी हो गई, मैं दोबारा गर्म करके लाती हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद महेश वहां से जाने लगा। तभी उसकी नजर एक तरफ खड़ी अपनी बेटी पर गई। महेश सानवी के पास गया और बोला, बेटा, मैंने तुम्हारी शादी बहुत सोच समझकर इस घर में की है। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, इनके पास इतना पैसा है कि तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये लोग सादा जीवन जीते हैं। हमारा घर तो पैसों से बना है, लेकिन इनका घर प्यार से बना है। और तुम्हारे ससुराल वाले दान पुण्य का काम भी बहुत करते हैं। महेश अपनी बेटी से मिलकर वहां से चला गया और सानवी वहां खड़े होकर अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा थी। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने ससुराल वालों से माफी कैसे मांगे। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी सास उससे कहने लगी, अरे सानवी बहू, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने नाश्ता नहीं किया है ना? तुम अपने कमरे में जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। माँ जी, वो मैं आज। हाँ हाँ, बोलो बहू, क्या हुआ? माँ जी, मैं आप सबके साथ नाश्ता करूंगी। नीतीश अच्छी खासी नौकरी करता था, इसलिए नीतीश और उसकी बीवी नेहा चाहते थे कि समय के साथ वो भी अपने घर में कुछ बदलाव लाए। पर क्या हो जब माँ बाप हो पुराने ख्यालातों के। आइए देखते हैं। माँ जी, कितने साल हो चुके हैं, अब मुझसे ना ये सिलबट्टे पर मसाले नहीं पीसे जाते, क्यों ना हम घर में मिक्सी लेकर आए। अरे बहू, मिक्सी विक्सी का हमारे घर में क्या काम, थोड़े से तो मसाले पीसते होते हैं, अब उसके लिए मशीन लेकर पैसे क्यों बर्बाद करना। वैसे भी ना हाथ के पीसे हुए मसालों में जो स्वाद होता है वो मशीन के पीसे हुए मसालों में नहीं मिलता। पर माँ जी, घर में अगर मिक्सी आ जाएगी तो उससे काम करने में कितनी आसानी होगी, और तो और हमारा कितना टाइम भी बचेगा। देख बहू, अगर तुझे काम नहीं करना तो साफ साफ कह दे, कल से मैं खुद ही काम कर लूंगी। बस मेरे सामने ये फिजूल खर्ची और बहानेबाजी मत किया कर। इतना बोलकर कमला तो वहां से चली गई। हाँ, बेचारी नेहा करती भी क्या, वो गुस्से में सिलबट्टे पर ही मसाले पीसने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नेहा की बेटी, जो अभी सिर्फ 6 साल की थी, वो सोफे पर कूदने लगती है और सोफा टूट जाता है। अवनी बेटा, तोड़ दिया ना तुमने सोफा। अरे बहू, क्यों मेरी पोती पर इतना गुस्सा हो रही है? सोफा ही तो टूटा है ना, रिपेयर हो जाएगा। पहले मेरी पोती को देख, वो ठीक है ना? हाँ माँ जी, अवनी बिल्कुल ठीक है। वैसे माँ जी, सोफा ना काफी पुराना हो चुका था,
अब हमें इन सोफों को बदल कर नया सोफा ले आना चाहिए। सही कह रही हूँ ना मैं? अरे कुछ सही नहीं कह रही, हर समय तुझे फिजूल खर्ची करने की सोचती रहती है। घर में नए सोफे की क्या जरूरत है? पहले से इतनी सारी कुर्सियां रखी हैं और सोफा थोड़ा सा ही तो टूटा है, रिपेयर करवा देंगे। पर माँ जी, आप जानती है ना अवनी को कितना कूद फान करने की आदत है, और वैसे भी ये सोफा काफी पुराना हो गया है, नया ले आते हैं ना। ऐसे तो बहू मैं भी पुरानी हो गई हूँ, तो तू जाकर नई सास लिया है। माँ जी। क्या माजी माजी? माजी भी पुरानी हो गई है, मन भर गया होगा पुरानी माजी से, है ना? कमला की ऐसी बातें सुनकर नेहा चुप हो जाती है, पर ये सब कुछ देखकर नीतीश को बहुत बुरा लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काफी ज्यादा गर्मी थी, जिस वजह से नीतीश ने अपने माँ बाप से कहा, माँ पापा, घर में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, मैं सोच रहा था क्यों ना हम एसी ले ले, वैसे भी आजकल सबके घर में एसी होता ही है। ये दोनों पति पत्नी मेरी तो सुनने से रहे, अब आप ही समझाइए इन दोनों को। अरे बेटा, एसी की क्या ज़रूरत है? अरे क्यों एसी में फालतू के पैसे बर्बाद करना? और मैंने तो सुना है कि एसी लगवाने पर बिल भी ज़्यादा आता है बिजली का। कोई फिजूल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 महीने की गर्मी है, कट जाएगी। वैसे भी जिसके घर में एसी नहीं होती वो लोग घर में नहीं रहते क्या? अरे पर माँ पापा, गर्मी की वजह से आप दोनों की भी तो तबीयत खराब होती है, बस इसीलिए घर में एसी लाने के लिए कह रहा था। देख नीतीश बेटा, हमें फिजूल खर्च करने का कोई शौक नहीं है। तो पैसे बचाएगा तो कल को तेरे ही काम आएंगे, इसलिए घर में एसी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर इसी तरह से कमला घर में सामान लाने से मना कर देती है। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता है। देखते ही देखते सर्दी का समय आ जाता है। ऐसे ही एक दिन नीतीश के पिता को कहीं जाना होता है, लेकिन जब वो अपना कुर्ता देखते हैं तो उनका कुर्ता फटा हुआ था, इसलिए वो कुर्ता लेकर नीतीश के पास गए। अरे नीतीश बेटा, मेरा कुर्ता फट गया है, शाम को मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो ज़रा मेरा कुर्ता सिलवा कर ले आओ। अरे पिताजी, कुर्ता तो काफ़ी फट चुका है, अब ये कुर्ता पहनने के लायक नहीं रहा। अब मेरी मानिए, मेरे साथ दुकान पर चलिए और एक नया कुर्ता ले लीजिए। अरे क्यों बेकार में इस पर 20 रुपये लगाने? पता नहीं आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया है, थोड़े से पैसे जेब में आते नहीं कि उन्हें खर्च कैसे करना है ये सोचने लगते हैं। अरे बेटा, मेरा यह कुर्ता अभी 4 साल और चलेगा, और अगर 20 लगाकर मैं कुर्ते को 4 साल और पहन लूँगा तो इसमें हर्जी क्या है? रहने दे, मैं खुद अपना कुर्ता ठीक करवा लूँगा। अरे पिताजी, आप बेकार ही नाराज़ हो रहे हैं, आपका कुर्ता काफ़ी फट चुका है, इसलिए मैं कह रहा था। अगर आपको नया नहीं लेना कोई बात नहीं, पर कम से कम नाराज़ तो मत होइए। इस तरह से नीतीश के पिताजी नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं और 20 रुपये लगाकर कुर्ती को पहले की तरह हर जगह से सिलवा लेते हैं। अपने माता पिता की पुरानी सोच देखकर नीतीश को बहुत बुरा लगता है। पता नहीं माँ और पिताजी अपनी पुरानी सोच को कब बदलेंगे। वो क्यों नहीं समझते कि घर में सारी चीज़ें काफ़ी पुरानी हो चुकी है। कुछ भी चीज़ जिंदगी भर हमारे साथ नहीं रह सकती, उन्हें बदलना पड़ता है। आप क्यों फिक्र करते हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। देखना, एक दिन माँ जी और पिताजी को भी एहसास होगा कि जैसे समय बढ़ता है वैसे ही इंसान की ज़रूरतें भी, और समय के साथ इंसान को अपनी रूढ़िवादी सोच को छोड़कर आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। नहीं नेहा, इन्हें कभी एहसास नहीं होगा, हमें इन्हें एहसास करवाना होगा। अब नीतीश ठान लेता है कि वो अपने माता पिता के साथ उन्हीं की तरह बर्ताव करेगा। कुछ ही दिन में नीतीश के पिता का कुर्ता एक बार फिर से फट जाता है। क्योंकि कुर्ता काफ़ी पुराना हो चुका था, इसलिए वो कुर्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता। अब नीतीश के पिता को समझ में आ जाता है कि इस बार तो नया कुर्ता लेने में ही भलाई है। बेटा, मेरा कुर्ता पूरी तरह से फट गया है, अब मुझे भी लगता है कि नया कुर्ता ले लेना चाहिए, ठंड भी काफ़ी हो रही है। क्या पिताजी, अरे नया कुर्ता लेकर फिजूल पैसे लगाएंगे आप? मेरी माँ ने तो 20 रुपये देकर इस कुर्ते को फिर से सिलवा लीजिए। इस तरह से नीतीश अपने पिताजी को 20 रुपये देकर चला जाता है। नीतीश के पिता को नीतीश की यह हरकत बहुत बुरी लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। एक दिन नीतीश के माता पिता नीतीश और नेहा से कहते हैं, बेटा ठंड काफ़ी बढ़ गई है, हीटर ले आ। पिता के इतना कहते ही नीतीश सबको एक साथ बिठाता है और कुछ लकड़ियाँ लेकर उन्हें जलाने लगता है।
ये देखकर कमला कहती है, अरे बेटा ये क्या कर रहा है, तेरे पिताजी ने तुझे हीटर लाने को बोला है। माँ घर में हीटर लाने की क्या जरूरत है, क्यों पैसे बर्बाद करना, 2 पैसे बचेंगे तो आगे काम आएंगे। और वैसे भी जिसके घर में हीटर नहीं होते वो भी तो रहते हैं ना इसी तरह से आग जलाकर। वैसे भी आपके ज़माने में कौन सा हीटर हुआ करता था माँ। अरे बेटा ठंड ज्यादा हो रही है, तेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए तेरे पिताजी घर में हीटर लाने के लिए कह रहे हैं। पर माँ जी आप ही तो कहती थी कि घर में नई चीज़ें लाने का क्या फ़ायदा, क्यों फिजूल के सामान घर में लाकर पैसे बर्बाद करना। और वैसे भी घर में रजाई है, फिर ठंड किस बात की। देखिए अब तो आप लोगों के लिए नीतीश जी ने लकड़ियाँ भी जला दी। अब आराम से आग में हाथ तपिए और ठंड को भगा लीजिए। नीतीश और नेहा की बातें सुनकर अब नीतीश के माता पिता को समझ में आ जाता है कि समय के साथ जीवन में भी परिवर्तन लाना कितना ज़रूरी है। बेटा तुम दोनों हमें जो समझाना चाहते थे ना, हम समझ चुके हैं, इसलिए अब हम तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ चुका है कि समय के साथ इंसान का भी बदलना कितना ज़रूरी है। देर आए दुरुस्त आए। अब क्या था, अब नीतीश के माता पिता को समझ में आ चुका था कि समय के साथ बदलना कितना ज़रूरी है। इसलिए नीतीश के माता पिता अपनी रूढ़िवादी सोच को छोड़ देते हैं और अपने बच्चों के साथ नए ज़माने में ढलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे नीतीश भी घर की सारी पुरानी चीज़ों को बदल कर नई चीज़ें ले आता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ पाखी भाभी की तारीफ सुनते सुनते। समझ में नहीं आता पाखी भाभी ने इन सब पर क्या जादू कर दिया है। अरे कशिश क्या बड़बड़ा रही हो अकेले में, चलो बाहर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये है कशिश और पाखी। कशिश की शादी अभी हाल ही में पाखी के देवर शोमित से हुई है, लेकिन कशिश का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो कशिश को इस बात पर आता है कि घर के सभी लोग पाखी को बहुत प्यार करते हैं। पाखी कशिश को लेकर बाहर आती है, तभी उनकी सास राजश्री कहती है, कशिश बहू तू तैयार होने में ना बहुत समय लगाती है, पाखी को देख नहा धोकर 5 मिनट में तैयार। माँ जी पाखी भाभी तो पाखी भाभी है, मला उनकी बराबरी मैं कहाँ कर पाऊंगी। अरे माँ जी छोड़िए ना, चलो कशिश तुम नाश्ता कर लो। कशिश और घर के बाकी सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी पाखी का पति अभी कहता है, सुबह सुबह पाखी के हाथ का खाना खाने को मिल जाए तो पूरा दिन फ्रेश हो जाता। भाई आप सही बोल रहे हो, ना तो भाभी जी जैसा कोई खाना बना सकता है और ना ही भाभी जी की जैसा कोई काम कर सकता है, क्यों माँ। सही बोल रहा है बेटा तू। कशिश तुम्हें भी पाखी की तरह बनना है। हाँ, पाखी का स्वभाव सरल और शांत है और वो हर काम में माहिर है, लेकिन कशिश पाखी से बिल्कुल अलग। वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। एक दिन राजश्री कशिश से कहती है, छोटी बहू पाखी किसी काम से बाहर गई है, तुम सबके लिए खाना बना लो। क्या कहा माँ जी आपने, मैं खाना बनाऊं? खाना बनाऊं और आप लोगों के ताने सुनूं? ना बाबा ना, मैं खाना नहीं बनाने वाली, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। माँ जी अब खुद ही खाना बना लो या फिर इंतज़ार कर लो अपनी प्यारी पाखी बहू का। राजश्री अपनी छोटी बहू की बात सुनकर हैरान हो जाती है और खुद ही किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद पाखी घर आती है तो अपनी सास को किचन में काम करते हुए देखकर पूछती है, अरे माँ आप किचन में क्यों काम कर रही हैं, कशिश को बुला लेती। क्या बुला लेती बहू, मैंने उसे खाना बनाने के लिए कहा तो वो उल्टा मुझे ही सुनाने लगी। और आप सुनती रही, आपने कुछ नहीं कहा। इतने में कशिश आकर कहती है, पाखी भाभी भड़काओ भड़काओ ना माँ जी को और मेरे खिलाफ। कशिश मैं माँ जी को भड़का नहीं रही, बस ये कह रही हूँ कि तुमने माँ जी को उल्टा जवाब क्यों दिया। भाभी आपका ये अच्छाई का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, समझिए। मुझे पता है कैसे आप अच्छी बनकर सारे घर को अपनी उंगली पर नचाती रहती हो। कशिश तुम भी अपने अंदर इतनी खूबियाँ पैदा कर लो ताकि घर वाले तुम्हारी उंगली पर भी नाचे। तुम तो जब से आई हो इस घर में किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। भाभी मैं आपकी तरह 420 नहीं हूँ, जिससे मुझे प्यार करना होगा वो ऐसे ही कर लेगा। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को उंगली पर नचाने की, ये आपका ही काम है और आप पर ही सूट करता है।
इस तरह कशिश ने बिना किसी बात के अपनी सास और जेठानी से खूब झगड़ा किया। अगली सुबह कशिश अपने पति के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी कि तभी उसके जेठ ने आकर कहा, कशिश, तुम सोमेश के कपड़ों पर प्रेस कर रही हो तो मेरी भी एक शर्ट प्रेस कर दोगी? मैं आपकी शर्ट क्यों प्रेस करूं? अपनी बीवी से करवाओ। कशिश, मैं पाखी से ही बोलने वाला था, लेकिन वो किचन में काम कर रही है। और क्या हो जाएगा अगर तुम मेरी एक शर्ट को प्रेस कर दोगी? क्योंकि आपकी बीवी अपने आप को बहुत चालाक समझती हैं और आप सब उसकी इतनी तारीफ करते हो, तो मैं क्यों करूं किसी का काम? दोनों की बातों की आवाज़ से सभी घर वाले वहाँ आ गए। अभी ने सभी को सारी बात बताई तो सोमेश ने कहा, कशिश, भाभी अगर किचन में बिजी है तो तुम मेरे भाई का इतना सा काम नहीं कर सकती हो? भाभी सिर्फ भैया के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी खाना बना रही है, और शादी से पहले भी भाभी ही मेरा सारा काम करती थी। मेरे सामने अपनी भाभी के भजन गाने की जरूरत नहीं है। और आपको जब अपनी भाभी की ही चमचागिरी करनी थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? उनसे ही करवाते सारे काम। कशिश सोमेश के सारे कपड़े फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह वो रोज़ किसी न किसी बात पर घर के एक सदस्य से ज़रूर लड़ती। उसके इस बर्ताव से सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। पाखी सभी से कहती है, कशिश की झगड़े की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे हंसते खेलते घर को आग लगा देगी। मेरे पास एक तरीका है, अगर तुम सब मेरा साथ दो तो। घर के सभी लोग पाखी का साथ देते हैं। अगले दिन पाखी सभी को इकट्ठा करती है और कहती है, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि मैं अब घर के सभी लोगों का काम नहीं कर सकती। मैं काम करते करते थक जाती हूँ। तो बहू, तुम चाहती क्या हो? माँ जी, मैं कशिश और सोमेश का काम और नहीं कर सकती। उनके कपड़े धोना, उनके लिए 3 टाइम का खाना बनाना और हर छोटे मोटे काम कर देना। इन दोनों से बोलिए कि ये दोनों अपना काम खुद कर ले। आखिर दिखा देना अपनी असलियत। देखा सोमेश, आपकी भाभी की अच्छाइयाँ एक एक करके हमारे सामने आ रही है। कशिश, हम यहाँ पाखी की अच्छाइयों या बुराइयों को तौलने नहीं बैठे। बस ये कहना चाहते हैं कि अब से तुम्हें अपना और अपने पति का काम खुद ही करना होगा। घर वालों ने आपसी सहमति से घर की रसोई और काम बांट लिए। अब पाखी को अपना, अपने पति का और अपनी सास का ही काम करना होता था और कशिश अपने और अपने पति का काम करती है। एक दिन कशिश ने पाखी से कहा, भाभी, आपने सारे घर की सफाई कर दी, लेकिन मेरे कमरे के सामने का हिस्सा और सीढ़ियों को क्यों छोड़ दिया? कशिश, मैंने अपने कमरे की सफाई के अलावा छत, ड्राइंग हॉल, घर के बाहर के हिस्से का झाड़ू पोछा भी किया है, और तुम सीढ़ियों के लिए रो रही हो। कल से घर के सभी जगहों पर झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी, बस आधी आधी जगह पर ही लगाऊंगी। इसलिए आधी जगह का काम तुम कर लेना। अरे मैं क्यों करूं? क्यों नहीं करोगी? रहती नहीं हो क्या इस घर में? अब कशिश दिन भर काम में लगी रहती। कभी छत का झाड़ू पोछा तो कभी कपड़े धोना, और खाना भी बहुत बुरा बनाती। अपने हाथ का बनाया खाना वो खुद ही नहीं खा पाती। ऐसे ही काफ़ी दिन हो गए। वो दुखी होकर सोचने लगी, पाखी भाभी कितनी आसानी से सारा घर संभाल लेती है और मैं 2 लोगों का काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने गलत समझा उन्हें, लेकिन अब किस मुंह से जाऊँ उनके पास? अब तो अभी को भी कशिश पर दया आने लगी, और कशिश के हाथ का खाना उससे खाया भी तो नहीं जाता था। तो उसने कहा, कशिश, इतने दिन हो गए तुम्हें अलग हुए, अब तो तुम्हें घर का काम करना आ गया होगा, लेकिन खाना तो तुम अभी भी बुरा ही बनाती हो। चुप रहो, एक तो आप ऑफिस भाग जाते हो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ऊपर से तुम मेरे खाने में कमी निकाल रहे हो। पता नहीं पाखी भाभी कैसे घर संभाल लेती थी, सारा काम टाइम से कर लेती हैं और खाना भी कितना टेस्टी बनाती हैं। अच्छा, तो आ गई अकल। क्या कहा? हाँ, क्या कहा? दोबारा बोलना। अरे मैं बोल रहा हूँ कि तुमने पाखी भाभी से झगड़ा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वो कैसे? देखो, हम भाभी के साथ रहते थे, भाभी सारे घर का काम अकेले करती थी, इतना अच्छा खाना बनाती थी, और तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन तुमने घर वालों से झगड़ा कर करके सभी को अपने खिलाफ कर लिया। बात तो आपकी सच है। अरे तुम सबके साथ मिलकर रहती, हंसी खुशी से रहती, भाभी के छोटे मोटे काम में हाथ भी बटा देती, तो भाभी तुम्हें अच्छा सा खाना बनाना भी सिखा देती। लेकिन तुम्हें कहाँ फुर्सत लड़ाई से। तो ये बात आप पहले मुझे नहीं बता सकती थी क्या? कशिश, कुछ लोग थ्योरी पर भरोसा नहीं करते, उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है।
क्या मतलब ये कि तुम्हें समझाया तो था, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता था। अब भुगत रही हो तो पता चल रहा है ना? ये बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, घर वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम रुको, मैं सबसे बात करता हूँ। अभी जल्दी से अपनी माँ और भाई भाभी के पास जाता है और उन्हें खुश होकर कहता है, भाभी मुबारक हो, हमारा प्लान काम कर गया। कशिश को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अभी की बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद कशिश सबसे माफ़ी मांग लेती है और सब उसे माफ़ कर देते हैं। उसके बाद समझदार जिठानी अपनी झगड़ालू देवरानी को बड़े प्यार से घर का काम करना सिखाती है और सबके साथ प्यार से रहना भी। हर सास चाहती है कि उसकी बहू उसके साथ प्यार से रहे, झगड़ा ना करे और उसकी उंगलियों पर नाचे। शीला जी की बहू मानसी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन शीला जी फिर भी अपनी बहू से परेशान है, क्योंकि उन्हें ऐसी बहू बिल्कुल नहीं चाहिए थी। उन्हें तो अपनी बहू के साथ झगड़ा करने का मन करता है। क्या शीला जी अपनी बहू के साथ झगड़ा करने में कामयाब हो पाएगी, या फिर उनकी बहू उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं करेगी? आइए जानते हैं। मानसी, ओ मानसी। माँ जी, बुलाया आपने? बहू तो कोई काम ढंग से क्यों नहीं कर सकती है? माँ जी, मैंने तो सारा काम कर लिया है। ये घर के सामने का बरामदा क्यों नहीं धोया? माँ जी, आज घर का काम ज्यादा था ना, तो भूल गई। अरे बहू, थोड़ा सा काम का सलीका सीख ले। शादी से पहले माँ ने कुछ नहीं सिखाया, सिखाया होता तो भूलती नहीं ऐसे। ओ माँ जी, आप भी तो माँ की तरह ही हो, इसलिए जो मेरी माँ ने नहीं सिखाया वो आप सिखा दो। इस तरह शीला ने अपनी सास के गुस्से को बिल्कुल ठंडा कर दिया और बरामदा साफ करने में लग गई। शीला जी सोचने लगी, हे ऊपर वाले, तूने मुझे दुनिया में सबसे अलग बहू दी है। अगर इस बात पर ये मुझसे लड़ लेती तो इसका क्या बिगड़ जाता। शाम को मानसी सबके लिए खाना बनाती है, तो शीला जी ने अपने बेटे विवेक के सामने मानसी को सुनाना शुरू कर दिया। बहू, ये क्या बनाया है तूने, है? माँ जी, ये गोभी आलू की सब्जी है। अरे बहू, गोभी आलू की सब्जी में गोभी तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा काम करती है तू? माँ, अच्छी तो बनी है सब्जी, और ये है तो सही छोटा छोटा सा गोभी। वाह बेटे वाह, जोरू का गुलाम हो तो तेरे जैसा हो। अपनी बीवी की तुझे बड़ी बड़ी कमियां नहीं दिखती, लेकिन छोटी छोटी गोभी दिख गई। माँ, इसमें जोरू के गुलाम की क्या बात है? देखो ना, दिख तो रही है। विवेक जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने गोभी काटी भी छोटी छोटी थी, पकने के बाद वो और छोटी हो गई। बस जोरू के गुलाम, आ गया सब्र। अपनी बीवी में कोई कमी नहीं दिखाई देती ना तुझे? माँ जी, आगे से मैं कभी भी छोटी गोभी नहीं काटूंगी, हमेशा बड़ी बड़ी काटूंगी। अब तो खाना खा लीजिए। मानसी ने एक बार फिर अपनी सास को शांत कर दिया। रात को विवेक ने मानसी से कहा, मानसी, माँ तुम्हें बहुत परेशान करती है ना? आपसे किसने कहा कि माँ जी मुझे परेशान करती हैं? क्योंकि मैं अंधा नहीं हूं, मुझे सब दिखाई देता है। माँ तुम्हारे हर काम में कमी निकालती है, बात बात पर ताना मारती है और झगड़ा करने के लिए तो हमेशा तैयार रहती है। अब छोड़िए ना इन बातों को, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। मुझे तो माँ जी की किसी बात का बुरा नहीं लगता। आप भी ना माँ जी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। तुम्हें पता है, मानसी तुम इस दुनिया की बेस्ट बहू हो। हाँ, पता है मुझे। इसी तरह अगली सुबह मानसी सोकर भी नहीं उठी थी कि तभी शीला जी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। विवेक, मानसी, जल्दी बाहर आओ, देखो क्या हुआ है। विवेक और मानसी घबराकर अपनी माँ के पास गए तो शीला जी उनसे कहने लगी, मानसी, तुम तो घोड़े बेचकर सोती रहो। ये देखो, पूरे घर में किसी के पैरों के निशान हैं। लगता है कोई आया था घर में और सारे घर को गंदा कर दिया। माँ जी, ये तो आपकी चप्पल के निशान हैं। सुबह आप मंदिर गई थी ना, तभी आपने पूरे घर में कर दिए होंगे। हाँ हाँ बहू, लगा दे मेरा नाम, तुझसे और क्या उम्मीद रख सकती हूँ। इस दुनिया में जितने भी बुरे काम हो रहे हैं वो मैं ही तो करती हूँ।
नहीं माँ, मानसी का वो मतलब नहीं था। वो तो बस आपको। अरे चुप हो जा जोरू के गुलाम, कभी अपनी माँ की बात पर भी भरोसा कर लिया कर। विवेक जी, अभी आपको ऑफिस जाने में टाइम है ना, आप जाकर सो जाइए। माँ जी, आप परेशान मत हो, मैं अभी सारा घर धो देती हूँ। हाँ, गलती तूने करी है तो उसे ठीक भी तो तू ही करेगी। चल जल्दी से धो दे सारा घर। मानसी चुपचाप सारा घर धो देती है। दोपहर में शीला जी से मिलने उसकी सहेली मंजू आती है। शीला, तुझे तो टाइम ही नहीं मुझसे मिलने का। देख, मैं ही आ गई तेरे पास। अच्छा किया मंजू जो तू आ गई। और बता कैसी है तू, बेटा बहू कैसे हैं? सब ठीक है शीला, बस बहू से परेशान हूँ। दिन रात झगड़ा करती है मेरी बहू मुझसे, और बेटा भी ना उसी का साथ देता है। अभी बहुत लड़ाई होगी मेरी बहू से मेरी, तभी तो तेरे पास आई मैं। बड़ी किस्मत वाली है तू मंजू, जो तेरी बहू तुझसे झगड़ा करती है। अरे मैं तो तरस गई अपनी बहू से लड़ने के लिए। मेरी बहू ना तो खुद लड़ती है, और मेरा बेटा कुछ कहता है तो उसे भी शांत करा देती है। अच्छा, मेरी बहू तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लड़ती है। जब तक हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होता तब तक तो दोनों का खाना ही हजम नहीं होता। अरे कितना मजा आता होगा ना तुम्हें, और बहू भी तुम्हारे नीचे दब कर रहती होगी। हाँ शीला, इशारों पर नाचती है मेरे, और बेटे को भी बहुत सुनाती हूँ मैं। अब शीला भी अपनी बहू से लड़ने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगी। अगले दिन मानसी के माँ और पापा उससे मिलने आए। मानसी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। माँ, पापा, कैसे हो आप दोनों? मुझे आपकी बहुत याद आती है, और आपके पास तो टाइम ही नहीं है मुझसे मिलने का। देखो बेटी, आ तो गए तुमसे मिलने के लिए, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? खुश हो ना बेटा? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ, और विवेक जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अब शीला जी को मौका मिल जाता है अपनी बहू से लड़ने का। वो उसके माँ बाप के सामने ही बोलने लगती है। अरे बहू क्यों झूठ बोल रही है अपने माँ बाप से? बोल दे कि तेरी सास तुझ पर बहुत जुल्म करती है, तुझे जीने नहीं देती, और तेरा पति भी बहुत नालायक है। लेकिन माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो सच है बस वही कहा। बहन जी, आप वैसे तो बड़ी सिठानी बनकर घूमती हो, लेकिन अपनी बेटी को कोई तौर तरीके सिखाकर नहीं भेजा आपने, न काम का सलीका ना ही बात करने का। माँ जी, आप मुझे दिन रात सुनाती रहती हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आपने मेरे माँ से कुछ भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हैं। मानसी ऐसे बात नहीं करते अपनी सास से, ये तुम्हारी माँ के बराबर है। अरे रहने दो भाई साहब, ये सब तो आपको शादी से पहले बताना चाहिए था, और आपको भी शर्म नहीं आई? मुंह उठाकर बेटी के घर खाना खाने आ गए। अरे बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। माँ जी, ये क्या बोले जा रही हैं आप? मानसी, मानसी शांत रहो। ठीक तो बोल रही है तुम्हारी सास। बेटा हम तो तुमसे मिलने आए थे तो मिल लिए, अब चलते हैं हम। मानसी को अपने माँ और पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो बस उसने भी फैसला कर लिया कि अपनी सास को सबक सिखा कर रहेगी। अगली सुबह शीला ने मानसी से कहा, मानसी, आज नाश्ता नहीं बनाया तुमने? माँ जी, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता ना, तो आज के बाद मैं आपके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी, आप खुद ही बना लीजिए। अरे बहू शर्म कर ले, बुढ़ापे में काम करवाएगी अपनी सास से। माँ जी, बुढ़ापे में जैसे आपकी जुबान चलती है वैसे ही आपके हाथ भी चलने चाहिए। अब शीला जी ने नाश्ता खुद ही बना लिया। थोड़ी देर बाद शीला फिर अपनी बहू से कहती है, बहू तूने ये बरामदा और घर का आंगन क्यों नहीं धोया? देख कितनी मिट्टी है। माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ कि गलती आप करें और काम मैं करूँ। आप रोज मिट्टी की चप्पल पूरे घर में लेकर घूमती हो, और धोना मुझे पड़ता है। आज के बाद काम बिगाड़ोगी तो काम को ठीक भी आप ही करोगी। अरे कितनी बेशर्म हो गई है, छोटे बड़े का लिहाज भूल गई है। माँ जी, ये बेशर्मी आप ही से सीखी है। आपको कहाँ लिहाज है छोटे बड़े का, तो मैं भी भूल गई। शीला अपनी बहू से कुछ भी कहती तो पलटकर उसकी बहू से बहुत सुनाती, और घर का कोई काम भी नहीं करती। घर का सारा काम शीला को करना पड़ता है। एक दिन शीला दुखी होकर अपनी सहेली मंजू के घर पर गई। मंजू को देखकर शीला हैरान हो गई। उसकी हालत तो नौकरानी जैसी लग रही थी, और उसकी बहू उसे खूब खरी खोटी सुना रही थी। सारा दिन इधर से उधर चुगली करती रहती है बुढ़िया, ढंग से घर में पोछा भी नहीं लगा। आज अगर सारे घर का काम नहीं किया ना
तो आज भी सारा दिन भूखी ही रहना, खाना नहीं मिलेगा तुझे। मंजू की ऐसी हालत देखकर शीला उसके पास आकर बोली, मंजू ये सब क्या है? तू तो बोलती थी कि तेरी बहू दब कर रहती है और तेरी बहू तेरे इशारों पर नाचती है। मुझे माफ कर दे शीला, मैंने अपनी बड़ाई करने के लिए तुझसे झूठ बोला था। मेरी बहू तो मुझे खाना भी नहीं देती, किचन में ताला लगा कर रखती है और सारे घर का काम करवाती है। शीला को मंजू की हालत पर तरस आता है। वो वापस अपने घर के लिए निकलती है और रास्ते में अपनी बहू के बारे में सोचती है कि उसकी बहू कितनी अच्छी है, फिर भी उसने अपनी बहू की कदर ही नहीं की। अब शीला को अपनी बहू को पहले की तरह बनाना है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब आप ही कमेंट करके बताएं कि उसे मानसी को मनाने के लिए क्या करना चाहिए।